भारत माता की भारत माता की भारत माता की। सबसे पहले मैं इस कॉलेज की सीईओ मैम, प्रिंसिपल मैम को धन्यवाद देता हूं, आपने मुझे बुलाया। डायरेक्टर सर, एओ सर, अर्पण दीक्षित जी जो लगातार कोऑर्डिनेट करते हैं मुझे यहाँ आने के लिए। हम पिछले साल भी आए थे, एक साल के बाद दोबारा फिर से बुलाया। आज सेठी साहब नहीं है, पिछली बार सेठी साहब भी थे। अच्छा, वीडियो कॉल पे देख रहे हैं। हाँ, थोड़ा उनको मैं मिस कर रहा हूँ कि वो भी रहते तो अच्छा रहता। आज आपने एक टॉपिक लिया है वृंदावन कॉलेज में, एक भारत श्रेष्ठ भारत। आज और कल मैं 2 दिन बेंगलोर में हूं और 2 दिन में 4 प्रोग्राम है। आज अभी एक शुरू हो रहा है, एक शाम को 6 बजे है, कल सुबह एक 11 बजे है, परसों कल शाम को फिर 6 बजे है, परसों सुबह मैं वापस दिल्ली जाऊंगा। तो मैंने ऐसे बंटवारा किया, द बेस्ट मॉडल ऑफ गुड गवर्नेंस इज द राम राज्य। हमने राम राज्य को 4 पार्ट में डिवाइड किया, इसलिए पहला पार्ट आज वृंदावन कॉलेज में करेंगे। राम राज्य को अगर हम 4 सेंटेंसेस में लें, आप लोग सब हिंदी समझ लेते होंगे ना? धर्म की, जोर से बोलिए, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, दिस इज द राम राज्य। राम राज्य का मतलब ऐसी शासन व्यवस्था हो जहां धर्म की जय हो, ऐसी व्यवस्था हो जहां अधर्म का नाश हो, ऐसी व्यवस्था हो जहां प्राणियों में सद्भावना हो, फ्रेटर्निटी हो, यूनिटी हो, इंटीग्रेशन हो, और ऐसी व्यवस्था हो, ऐसा गवर्नेंस का मॉडल हो जहां विश्व का कल्याण हो। भारत का कल्याण नहीं, विश्व का कल्याण। पूरी दुनिया में जितने भी कंट्री के गवर्नेंस के मॉडल है वो केवल अपने कल्याण की बात करते हैं। फ्रांस के लोग चाहते हैं फ्रांस का कल्याण हो जाए, अमेरिका के लोग चाहते हैं केवल अमेरिका का कल्याण हो जाए, अरब के लोग चाहते हैं केवल अरब का कल्याण हो जाए, जर्मन चाहते हैं केवल जर्मन का कल्याण हो, चाइनीज चाहते हैं केवल चाइनीज का कल्याण हो। यह हमने केवल सीखा और हमारा यह मॉडल था विश्व का कल्याण। इसीलिए पूरी दुनिया में जो सबसे बेस्ट मॉडल माना गया गुड गवर्नेंस का, उसको कहते हैं राम राज्य। तो चूंकि राम राज्य में 4 पिलर्स हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, तो जो चौथा पिलर है उसको हम आज आपके वृंदावन कॉलेज में लेंगे कि विश्व का कल्याण कैसे किया जाए। आप लोगों ने सलमान खान का नाम सुना? शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, अलादी कृष्णा अय्यर, के एम मुंशी, वीएन राव। अभी वो आवाज कम हो गई। सलमान खान को जानते हैं, शाहरुख खान को जानते हैं, रजनीकांत को जानते हैं, सबको जानते हैं। अलादी कृष्णा अय्यर को नहीं जानते, वीएन राव को नहीं जानते, के एम मुंशी को नहीं जानते। ये लोग हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाए थे। 300 लोगों ने मिलकर इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। उसमें अलादी कृष्णा अय्यर साहब थे, वीएन राव साहब थे, के एम मुंशी साहब थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, डॉक्टर अंबेडकर थे। ये 300 लोगों ने मिलकर बनाया। ऐसा हम बार बार लोग सोचते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने अकेले कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, नहीं, 300 लोगों ने मिलकर बनाया। और हमारे देश में पुनर्जन्म होता है, ये भी हम मानते हैं, साइंस भी मानता है, साइंस भी कहता है पुनर्जन्म होता है। बहुत सारे वीडियोज आ चुके हैं, बहुत सारे आपको टीवी पे ऐसे मिले हैं। सवाल यह है कि क्या ये वीएन राव, अलादी कृष्णा अय्यर भारत में जन्म लेना छोड़ दिए क्या? क्या डॉक्टर अंबेडकर अब भारत में पैदा ही नहीं हो रहे? क्या के एम मुंशी अब भारत में पैदा नहीं हो रहे? क्या मौलाना कलाम अब भारत में पैदा ही नहीं हो रहे? या रफी अहमद किदवई अब भारत में पैदा ही नहीं हो रहे? हो रहे हैं, आज भी हैं, लेकिन पहले वो पार्लियामेंट में पहुंच गए थे, अब वो पार्लियामेंट में पहुंच नहीं पाते।
तो विश्व का कल्याण तो तब होगा, वर्ल्ड क्लास इंडिया तब बनेगा जब हमारे वर्ल्ड क्लास लोग पार्लियामेंट में पहुंचेंगे, वर्ल्ड क्लास लोग आपके विधानसभा में पहुंचेंगे। अभी तो सिस्टम यह है कि चपरासी के लिए भी 10th चाहिए, क्लर्क बनने के लिए भी 12th चाहिए, टीचर बनने के लिए पहले बीएड चाहिए, पीएचडी चाहिए, इवन प्राइमरी का टीचर बनने के लिए टीईटी चाहिए, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो टीचर बनने के लिए टेस्ट चाहिए, लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर बनने के लिए कुछ नहीं चाहिए। लेबर बनने के लिए 10वीं पास चाहिए, आईटीआई चाहिए, लेकिन लेबर मिनिस्टर बनने के लिए कुछ नहीं चाहिए। होमगार्ड बनने के लिए 10वीं पास होना चाहिए, लेकिन होम मिनिस्टर बनने के लिए तो एक अनपढ़ अनाड़ी आदमी होमगार्ड नहीं बन सकता, चपरासी नहीं बन सकता, लेकिन वो एजुकेशन मिनिस्टर बन सकता है, होम मिनिस्टर बन सकता है, लॉ मिनिस्टर बन सकता है। सबसे सरप्राइजिंग तो हुआ अभी कुछ दिन पहले बिहार में, जैसे एक व्यक्ति को लॉ मिनिस्टर बनाया, तुरंत कोर्ट ने उसके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट इशू कर दिया, क्योंकि भगोड़ा था। बहुत दिन से उसको पुलिस तलाश कर रही थी, वो बहुत दिन से छिपा हुआ था। लॉ मिनिस्टर बनने के लिए जैसे ही बाहर आया, उसको कोर्ट को बताया गया, देखो साहब वो तो ओथ ले रहा है, बोले ओथ ले रहा है, इसके खिलाफ इसको ढूंढ के लाओ, वारंट इशू करो। सो दिस इज हैपनिंग। हाउ वी कैन मेक ए ग्रेट कंट्री without having a great politician, without having a honest, competent, expert person in our assembly and parliament. आपके सामने इसलिए बात कह रहा हूं कि जब तक इस देश में इलेक्शन रिफॉर्म नहीं होगा, तब तक भारत को विश्व गुरु बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जिनको कुछ नहीं आता, जिन्होंने पूरे टाइम अपनी लाइफ में क्लास में बंक मारा, कॉलेज नहीं गए। अभी कुछ दिन पहले झारखंड में एजुकेशन मिनिस्टर बनी है, वो ओथ नहीं ले पा रही, अपनी ओथ पढ़ी नहीं पा रही है, वो एजुकेशन मिनिस्टर हो गए। तो विश्व का कल्याण तब होगा जब भारत में सबसे पहले इलेक्शन रिफॉर्म होगा। और जैसे बाकी लोगों की कुछ क्राइटेरिया है, कांस्टेबल बनने की, कलेक्टर बनने की, क्लर्क बनने की, टीचर बनने की, डॉक्टर बनने की, ऐसे ही सांसद विधायक बनने के लिए भी कुछ क्राइटेरिया होगा। जब तक ये नहीं होगी, तब तक भारत में, वो कहते नहीं, वर्ल्ड क्लास भारत को विश्व गुरु बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इस कॉन्स्टिट्यूशन में एक ओथ है, वो ओथ 5 लोग लेते हैं, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, सांसद, विधायक, मंत्री। और इन 5 की ओथ एक जैसी है। दे से आई विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, आई विल अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, आई विल प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशन, आई विल प्रोपोगेट कॉन्स्टिट्यूशन। मैं संविधान को मानूंगा, संविधान को जानूंगा और संविधान के अनुसार कार्य करूंगा। संविधान क्या कहता है? आप जितने जल्दी हो सके लिंग्विस्टिक बैरियर खत्म करिए, भाषा के आधार पे मत लड़िए। और भाषा के आधार पे लड़ाता कौन है? जोर से बोलिए जरा। पॉलिटिशियन। वेरी गुड। हाँ, भाषा के आधार पे लड़ाता कौन है? तो जिन्होंने ओथ लिया था हम लिंग्विस्टिक बैरियर को खत्म करेंगे, वही वो उल्टा काम कर रहे हैं, अपनी ओथ को ब्रेक कर रहे हैं और लिंग्विस्टिक आधार पे लड़ा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है रीजनल बैरियर को तोड़िए, क्षेत्र के आधार पे लोगों के साथ डिफरेंशिएट मत करिए, भेदभाव मत करिए। क्षेत्र के आधार पर लड़ाता कौन है? जोर से बोलो। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि
रिलीजन के आधार पे कोई भेदभाव मत करिए, रिलीजन के आधार पे मत लोग लड़ाइए। आप लोग सारे स्टूडेंट से गूगल करना कभी प्रीएम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल में ओथ हो, एक ओथ है। ओथ क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सब ने मिलकर यह तय किया है, विल मेक ए सोवरेन कंट्री। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंस एंड सोवरेन। सोवरेन कंट्री का मतलब यह हुआ हर तरीके की विदेशी चीजों से हम मुक्त, एक सोवरेन, एक संप्रभु भारत बनाएंगे जिसमें हम किसी भी तरीके की फॉरेन गुलामी नहीं होगी, न विदेशी भाषा की गुलामी होगी, न विदेशी कल्चर की गुलामी होगी, न विदेशी किसी भी तरीके की विदेशी गुलामी नहीं होगी। हम अपना एक स्वतंत्र भारत बनाएंगे। लेकिन हो क्या रहा है? आप किसी होटल में जाओ, उसमें आपको फ्रेंच मेनू मिलेगा, जर्मन मेनू मिलेगा। लेट्स से इन बेंगलोर, आप बेंगलोर के किसी रेस्टोरेंट में जाओ, ढाबे में जाओ, बड़े अच्छे उसमें जाओ, आपको लिखा रहेगा फ्रेंच मेनू, एक होगा चाइनीज मेनू, एक होगा जर्मन मेनू। अगर कर्नाटक में फ्रेंच मेनू हो सकता है तो कर्नाटक के होटल में कश्मीरी मेनू क्यों नहीं होना चाहिए? तमिल मेनू क्यों नहीं होना चाहिए? बिहारी मेनू क्यों नहीं होना चाहिए? बंगाली मेनू क्यों नहीं होना चाहिए? आप समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूं? अरे विदेशी खाना पहले बाद में, पहले भारत के अंदर वाला खाना तो देख ले। मतलब कर्नाटक के बच्चे या तो कर्नाटक का खाना खाएंगे, ना सीधे चाइना वाला खाना खाएंगे। कर्नाटक वाला खाएंगे या फ्रांस वाला खाएंगे। कर्नाटक वाले बंगाली नहीं खाएंगे, बिहारी नहीं खाएंगे, तमिलियन नहीं खाएंगे, कश्मीरी नहीं खाएंगे, मणिपुरी नहीं खाएंगे, पंजाबी नहीं खाएंगे, छत्तीसगढ़ी नहीं खाएंगे, उड़िया नहीं खाएंगे। या तो कर्नाटक का खाएंगे या फ्रांस का खाएंगे। इस तरीके से सोवरेन कंट्री कैसे बनाएंगे? इस तरीके से यूनिटी और नेशनल इंटीग्रेशन कैसे होगा जब कर्नाटक वालों को उड़िया कल्चर नहीं पता होगा, तमिल कल्चर नहीं पता होगा, कश्मीर का कल्चर नहीं पता होगा, कश्मीर वालों को कर्नाटक का कल्चर नहीं पता होगा, तमिल का नहीं पता होगा, तो यूनिटी नेशनल इंटीग्रेशन कैसे आएगा? इसका एक ही तरीका है कि सबसे पहले ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि जो लोग रिलीजन के आधार पे तोड़ते हैं, लैंग्वेज के आधार पे तोड़ते हैं, रीजन के आधार पे समाज को डिवाइड करते हैं, सबसे पहले इनकी सिटीजनशिप खत्म किया जाए। दिस इज द ओनली वे। इलेक्शन लड़ने पे बैन वैन नहीं। मैं क्यों कह रहा हूं? भारत में चुनाव वही लड़ सकता है जो भारतीय हो, लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन। चुनाव कौन लड़ सकता है? जो, लेकिन भारतीय है क्या? हु इज इंडियन? जो भारत में पैदा हो गया भारतीय हो गया क्या? जो भारत के कल्चर को ना माने, भारत की संस्कृति को ना माने, भारत की भाषा को ना माने, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को ना माने, सुबह से लेकर शाम तक कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बात करता रहे, सुबह से शाम तक डिवाइड करता रहे, रिलीजन के आधार पे, लैंग्वेज के आधार पे, रीजन के आधार पे, क्या उसको सिटीजनशिप देना चाहिए क्या? जोर से बोलिए जरा। हमारे पास अच्छे लोगों की कमी नहीं है, कॉम्पिटेंट लोगों की कमी नहीं है, लेकिन चूंकि कानून घटिया है इसलिए अच्छे लोग क्लर्क तो बन रहे हैं, टीचर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, सब कुछ बन रहे हैं, लेकिन अच्छे लोग सांसद, विधायक, मंत्री नहीं बन पा रहे। और मेरे हाथ में एक लिस्ट है, मैं देख रहा था पिछले 20 साल में कितने लोग यहां पे चीफ मिनिस्टर हो गए। सिद्धारमैया जी हैं, उसके पहले बसवराज जी थे, उसके पहले येदियुरप्पा जी थे, कुमार स्वामी जी थे, जगदीश शेट्टार साहब थे, सदानंद गौड़ा जी थे, उसके पहले येदियुरप्पा जी थे, उसके पहले भी, फिर उसके पहले कुमार स्वामी, फिर धर्म सिंह, एस.एम. कृष्णा, जे.एच. पटेल, देवगौड़ा जी, फिर उसके पहले वीरप्पा मोइली, ठीक है, उसके पहले बोम्मई साहब, रामकृष्ण हेगड़े जी, गुंडू राव जी, देवराज जी,
इतने सारे लोग आए। कर्नाटक में क्या बदलाव हुआ? क्या कर्नाटक में करप्शन खत्म हो गया? क्या कर्नाटक की सड़कें टूटना बंद हो गई? क्या कर्नाटक में इलीगल इन्फिल्ट्रेशन कम हो गया? क्या कर्नाटक में घूसखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी खत्म हो गई? क्या कर्नाटक में दलाली खत्म हो गई? हुआ क्या? क्यों? जो समस्याएं कर्नाटक में हैं वो सिंगापुर में तो नहीं है। जो समस्याएं कर्नाटक में हैं वो चाइना में तो नहीं है। कर्नाटक में इलीगल इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, चाइना में तो कोई जाने से डरता है, सिंगापुर में लोग जाने से डरते हैं, बाकी तो और छोड़ दीजिए। 50 साल पहले दुबई में कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं था दुबई, जस्ट बालू का मैदान। न एयरपोर्ट था, न हाईवे था, न एक्सप्रेसवे था, न कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, न कोई कारपोरेट ऑफिस था, न कोई कॉलेज था, न कोई यूनिवर्सिटी। 50 साल पहले कुछ भी नहीं था। दुबई का डेवलपमेंट शुरू हुआ 1975 से। उसके पहले दुबई में कुछ था ही नहीं। लेकिन 50 साल में दुबई इतना डेवलप कर गया क्योंकि वहां उन्होंने, वहां के शेख ने, वहां के जो रूलर्स ने करप्शन और क्राइम के खिलाफ बहुत स्ट्रिंजेंट लॉ बनाया। और आज भी इसलिए वहां पे आप क्राइम बहुत कम है कंपैरेटिवली। अगर हम बेंगलोर से कंपेयर करें या दुबई से कंपेयर करें या लखनऊ से करें, जहां भी इंडिया में शहर से करें, तो दुबई में बहुत कम है, सिंगापुर में बहुत कम है। अभी 2 महीने पहले सिंगापुर में एक व्यक्ति के पास 900 ग्राम गांजा मिला, 900 ग्राम्स, ओनली 900 ग्राम्स। उसको फांसी दी गई, आजीवन कारावास भी नहीं, फांसी। और भारत में और कर्नाटक में इतनी बड़ी मात्रा में अफीम पहुंच रही है, हर जिले में पहुंच रही है, कोकीन पहुंच रही है, गांजा पहुंच रहा है, चरस पहुंच रही है, सब कुछ पहुंच रहा है। किसी को फांसी हुई? क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमने ऐसा कानून ही नहीं बनाया। और सठे साठ्यम समाचरेत, ये डॉक्ट्रिन कहां की है? इंडिया की है। सठे साठ्यम समाचरेत जो डॉक्ट्रिन है, इंडिया की डॉक्ट्रिन है। महाभारत में विदुर जी ने बोला, 2000 साल पहले आचार्य चाणक्य ने बोला कि नियम कानून ऐसा होना चाहिए, सठे साठ्यम समाचरेत। लोहा लोहे को काटता है, ऐसा हम लोग बोलते हैं आम भाषा में, आप लोग भी सुनते रहते हैं, लोहा लोहे को काटता है। इसलिए दुबई में क्राइम नहीं है। पहली बात तो सीसीटीवी लगा हुआ है। दूसरा, वहां 20 साल मुकदमा नहीं चलता, वहां 30 साल मुकदमा नहीं चलता। यासीन मलिक ने पब्लिकली बोला है, हां मैंने इतने लोगों को मारा, आज तक उसको सजा नहीं हुई। 1990 से 2023, 33 इयर्स। अभी मैटर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है, उसके बाद हाई कोर्ट चलेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट चलेगा। हो सकता है जब तक सुप्रीम कोर्ट मैटर चले तब तक खुद ही खत्म हो जाए। मैटर खत्म होने के पहले हो सकता है खुद ही खत्म हो जाए। बिट्टा कराटे जिसने पब्लिकली बोला मैंने मारा है, उसका मैटर भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसके बाद हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। हो सकता है उसके पहले बिट्टा कराटे खुद ही चला जाए। यह प्रॉब्लम है। इनइफेक्टिव आउटडेटेड लॉज, इनइफेक्टिव आउटडेटेड पुलिस सिस्टम, इनइफेक्टिव आउटडेटेड जुडिशियल सिस्टम। ऐसा नहीं है कि दुबई के पास ज्यादा पैसा है इसलिए उसने कैमरा लगा लिया। भारत के पास बहुत पैसा है। यू नो टोटल बजट ऑफ इंडिया इज द 75 लाख करोड़ पर ईयर। 75 लाख करोड़ इंडिया का बजट है, 75 लाख करोड़ स्टेट और टोटल मिला के, सेंट्रल स्टेट मिला के। लेकिन इस 75 लाख करोड़ का 20 से 30%, यानी 15 लाख करोड़ से 20 लाख करोड़ के बीच घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली में चला जाता है। सर ये वही वाला करोड़ जो मशीन में चल रहा है, हमारा भी टैक्स होता है। तो 30% स्लैब आता है सर, बहुत
सच्चाई तो यह है कि अगर करप्शन खत्म हो जाए तो भारत में टैक्स लगाने की जरूरत ही नहीं है, इनकम टैक्स की जरूरत ही नहीं है। इनकम टैक्स से लगभग 10 लाख करोड़ आता है और 15 लाख करोड़ घूसखोरी में चला जाता है, यानी जितना इनकम टैक्स आता है उसका 1.5 गुना, यानी जीएसटी वाला भी चला जाता है उधर। तो इसका तरीका यह है कि सबसे पहले तो भारत में इलेक्शन रिफॉर्म करना चाहिए, सबसे पहले सिटीजनशिप को डिफाइन करना चाहिए। जो आदमी कॉन्स्टिट्यूशन को न माने, जो आदमी क्राइम करे, कम से कम ऐसे लोगों के चुनाव लड़ने, पार्टी बनाने, पार्टी पदाधिकारी बनने पे बैन होना चाहिए। दुर्भाग्यवश सबसे ज्यादा एथिक्स और मोरालिटी भारत में सिखाई जाती है, और झूठ बोलना पाप है भारत में, लेकिन झूठ बोलना अपराध नहीं है। यह प्रॉब्लम है। जैसे दुबई में झूठ बोलना पाप है और झूठ बोलना अपराध भी है, सिंगापुर में झूठ बोलना पाप है और झूठ बोलना अपराध भी है। भारत में झूठ बोलना पाप तो है लेकिन अपराध नहीं है। इसीलिए यहां 2000 रुपए में आधार बन जाता है, 2000 में राशन कार्ड बन जाता है, 3000 रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट बन जाता है, 4000 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है। एंड यू नो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ करप्शन? भारत में कम से कम 10 लाख लोग पर डे करप्शन के कारण मरते हैं। डेथ होती है 10 लाख लोगों की। ये जो सड़क टूटती है, 5 लाख लोग इससे मरते हैं रोड एक्सीडेंट के कारण। रोड एक्सीडेंट का 2 ही कारण होता है, या तो ड्राइवर अनाड़ी होता है या तो सड़क में गड्ढा होता है। सड़क में गड्ढे का रूट काज करप्शन है और ड्राइवर के अनाड़ी होने का भी रूट काज करप्शन। उसको गाड़ी चलाना नहीं आता, वो दलाल को देता है 5000 रुपए, उसका डीएल बन जाता है, ना उसकी ट्रेनिंग होती है और सीधे घर बैठे उसको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है दूसरों को मारेगा। और सड़क टूट गई, सड़क में पहिया गया, करप्शन हो गया। आप ऐसे मानो कि 5 लाख लोगों का जो भारत में 5 लाख लोग मरते हैं, यानी 5 लाख फैमिलीज बर्बाद होती हैं, उसका रूट क्या है? करप्शन। भारत में एक मेरी पीआईएल चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, वो भी 2017 से चल रही, 2023 आ गया अभी तक, अभी डेट तारीख पे तारीख चल रही है। मैंने 2017 में कहा था कि 5 करोड़ इलीगल इमिग्रेंट्स भारत में आ चुके हैं। और आप सबको पता है कि जब सुप्रीम कोर्ट में हम एफिडेविट देते हैं तो कुछ ओरल नहीं होता, सब कुछ रिटर्न में होता है, एविडेंस के साथ देना होता है। मैंने 2017 में एफिडेविट कहा था कि 5 करोड़ घुसपैठी आ चुके हैं भारत में, म्यांमार से, बांग्लादेश से, जो बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट से। एडमिशन कम करा रहे, कुछ बांग्लादेशी कॉलेज में भी है। और रूट काज क्या है? करप्शन। 2000 रुपए बॉर्डर पे लेते हैं अंदर कराने के, 2000 रुपए में आप दे दो, अंदर हो जाओ। अंदर आते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर पे जाते हैं, 2000 रुपए देते हैं, आधार। एक डॉक्यूमेंट बन गया आधार, पटवारी को 2000 रुपए दिया, राशन कार्ड। 2 डॉक्यूमेंट हो गया म्यूनिसिपैलिटी में, 2 से 3000 रुपए क्लर्क को दिया, बर्थ सर्टिफिकेट। 3 डॉक्यूमेंट हो गया, आरटीओ ऑफिस में गए, 3 से 4000 रुपए दिया दलाल को, ड्राइविंग लाइसेंस। 4 डॉक्यूमेंट हो गया। इस बीच में इलेक्शन आ गया, किसी पार्षद से को कहा भैया मेरा वोटिंग बनवा दो, मैं तुम्हें वोट दूंगा, बस वोट मिल जाए, उसके बाद तो सब फ्री है। वो वोटर आईडी, 5 डॉक्यूमेंट, यानी 15,000 रुपए में एक फॉरेनर इंडियन बन जाता है। और उसके बाद वो करीब 10 लाख रुपए का फायदा लेता है। लागत कितनी? 15,000, फायदा कितना? 10 लाख। 10 लाख कैसे? 4 लाख रुपए का प्राइम मिनिस्टर आवास, जो प्रधानमंत्री आवास योजना में घर मिलता है, वो लगभग 4 लाख रुपए का है। तो 4 लाख रुपए का उसको घर मिल जाता है। हर महीने 5 किलो चावल, 5 किलो दाल, 5 किलो आटा, 2 किलो गेहूं और 1 किलो तेल मिल जाता है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट कितनी सारी स्कीम, स्टेट गवर्नमेंट कितनी सारी स्कीम, तो लगभग वो 10 से 15,000 रुपए लगा के 5 साल में वो 10 लाख रुपए कमा लेता है और भारत का सिटीजन और बन जाता है। जबकि भारत में पहले से ही इतना ज्यादा बेरोजगारी है, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है
हमारे पास जमीन केवल 2% है, पानी हमारे पास केवल 4% है, पॉपुलेशन हमारी दुनिया की 20% हो चुकी है। हमसे 2.5 गुना ऑस्ट्रेलिया है, उसकी पॉपुलेशन 2.5 करोड़ है, दिल्ली के बराबर। हमसे 2.5 गुना बड़ा है ऑस्ट्रेलिया, पॉपुलेशन केवल 2.5 करोड़ है। हमसे 2.5 गुना कनाडा है, पॉपुलेशन केवल 4 करोड़ है। हमसे 2.5 गुना ब्राजील है, पॉपुलेशन केवल 22 करोड़ है। हमसे 5 गुना रसिया है, 5 गुना बड़ा एरिया में, पॉपुलेशन केवल 15 करोड़ है। हमसे 3 गुना बड़ा अमेरिका है, 3 टाइम्स, पॉपुलेशन केवल 33 करोड़। हमसे 3 गुना बड़ा चाइना है, चाइना इज 3 टाइम्स बिगर देन अस एरिया के मामले में, अभी हमने उसको भी पछाड़ दिया। ऐसे लेख लगता है कि ले दे केवल एक ही काम कर रहे हैं, ले दे के केवल एक काम कर रहे हैं, बस उसी में वर्ल्ड चैंपियन बन रहे हैं, बाकी सब पीछे छोड़ रखा है।